Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today basically we are going to start customer perceptions of service. Last lecture के अंदर भी हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, कस्टमर परसेप्शन के टॉपिक के ऊपर ही बात कर रहे थे. आज के लेक्चर के अंदर भी हमारा यही टॉपिक रहेगा एंड टुडे we will discuss some key questions that what are the customer perceptions of service and what influences their perception. Then what is the concept and critical knowledge of service quality and how it is achieved in services. Then what is the concept of service encounter and its linkage to the customer perception. Basically हम service quality, service perception और इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर. सबसे पहले तो अगर बात की जाए सर्विस क्वालिटी की, तो सर्विस क्वालिटी को कैसे जज किया जा सकता है, इसको कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है. बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सर्विस क्वालिटी असेसमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द जजमेंट्स ऑफ आउटकम क्वालिटी, इंटरेक्शन क्वालिटी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट क्वालिटी. मींस इन तीन चीजों की बेस के ऊपर आप सर्विस क्वालिटी को जज कर रहे होते हैं. Today we will discuss the customer perception of service. It means the perception of service quality basically. कि आप सर्विस क्वालिटी की बात करेंगे in the eye of customer, कि कस्टमर के माइंड में सर्विस क्वालिटी किसको बोला जाता है या कैसे बेहतर सर्विस क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है. इस टॉपिक के ऊपर आज के लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे होंगे. बेसिकली जब सर्विस क्वालिटी की बात की जाती है तो कस्टमर्स judgment of overall excellence of this service provided and the relationship to the quality that was expected. ये पहले भी हम इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि सर्विस क्वालिटी या सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, कि कब कस्टमर सेटिस्फाई होगा या कब वो समझेगा कि सर्विस क्वालिटी बेहतर थी, जब परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन ये दोनों चीजें आपस में मैच कर जाएंगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएगा. सेटिस्फेक्शन का और सर्विस क्वालिटी का आपस में, इन दो डायमेंशंस का आपस में गहरा जो आपस में ताल्लुक है. सेटिस्फेक्शन हमने बात कर ली. सेटिस्फेक्शन कब होगी, जब परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन इन दोनों चीजों की आपस में अलाइनमेंट हो जाएगी, ये मैच कर जाएगी, तो तब हम उसको सेटिस्फेक्शन बोलेंगे. और सर्विस क्वालिटी किन चीजों के ऊपर जज की जाती है या किन चीजों के ऊपर बेस कर रही होती है, वो तीन चीजें. नंबर 1 आउटकम क्वालिटी, नंबर 2 इंटरेक्शन क्वालिटी एंड नंबर 3 फिजिकल एनवायरनमेंट क्वालिटी. आउटकम क्वालिटी मीन एंड रिजल्ट. ठीक है, जो एंड रिजल्ट है, वैसे भी कहते हैं ना, इफ एंड इज गुड ऑल इज गुड. ठीक है, मीन्स के आप जो एक्वायर करना चाह रहे थे या जो आप सर्विस परचेज करना चाह रहे थे, एट द एंड जो एंड रिजल्ट है वो अगर अच्छा है तो सर्विस क्वालिटी अच्छी होगी. इसके ऊपर डिटेल के साथ हम बात करेंगे विद एग्जांपल्स आज के लेक्चर के अंदर. इंटरेक्शन क्वालिटी क्या है कि ड्यूरिंग द परचेज या ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस, जब आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी, इंटरेक्शन क्वालिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विसेज हैं, जब आप बैंक में जाते हैं तो कैसे एक बैंकर ने आपके साथ बिहेव किया या आपके साथ इंटरेक्ट किया, या फॉर एग्जांपल आप किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के ऑफिस में गए तो उस एक्सपीरियंस के दौरान, उस इंटरेक्शन के दौरान जो आपका एक्सपीरियंस रहा उसे इंटरेक्शन क्वालिटी बोला जाएगा. तीसरा है फिजिकल एनवायरनमेंट क्वालिटी, के वहां से जहां से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसका एम्बियंस कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको फिजिकल एनवायरनमेंट क्वालिटी बोला जाएगा. ये तीनों क्वालिटीज की बेस पे सर्विस क्वालिटी जज की जाती है. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सर्विस क्वालिटी. जैसे फॉर एग्जांपल हार्वर्ड है, वो क्या करता है, फोकसिंग ऑन इंटरेक्शन एंड आउटकम क्वालिटी, के वो आउटकम के ऊपर ज्यादा जो वो फोकस करते हैं. इसी तरह से टेलर्स यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी गई है, इट इज फोकसिंग ऑन एंड प्रमोटिंग आउटकम क्वालिटी, आउटकम क्वालिटी के ऊपर जो वो फोकस कर रहे हैं. लोकल अगर एग्जांपल ली जाए, आप फैसलाबाद सरीना होटल की एग्जांपल ले लें, जो वो पीसी होटल की एग्जांपल ले लें लाहौर के अंदर,
सो दे आर बेसिकली प्रमोटिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट क्वालिटी के फिजिकल इन्वायरमेंट या एम्बियंस ऑफ सर्विस क्वालिटी है दैट इज मोर बेटर और मच बेटर देन अदर्स। सो इसको हम जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंट क्वालिटी के अंदर जो है वो कंसिडर करेंगे। सो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली जो हमारा सबसे डिटेल्ड वर्जन या फिर डिटेल्ड डिस्कशन होगी वो इस टॉपिक के ऊपर होगी जो इस वक्त स्लाइड के ऊपर आपको शो हो रही है। आज हम बात कर रहे होंगे सर्विस क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, कुछ ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बात की थी, इनकी डिटेल आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि ये जो सर्विस क्वालिटी है ये असेस की जा सकती है या ये डिपेंड कर रही होती है आउटकम क्वालिटी के ऊपर, इंटरेक्शन क्वालिटी के ऊपर और फिजिकल एनवायरनमेंट क्वालिटी के ऊपर। इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, सर्विस क्वालिटी के फीचर्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि कौन कौन सी चीजें होंगी तो आप सर्विस क्वालिटी को बेहतर बोल सकते हैं या फिर इम्प्रूव्ड बोल सकते हैं या फिर अच्छा बोल सकते हैं। क्योंकि सर्विसेज को आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में फर्क ही है। तो प्रोडक्ट्स को आप जो वो यूज कर सकते हैं, टच कर सकते हैं उसको, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। सर्विसेज का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आप उसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकते हैं कि सर्विसेज अच्छी थी या बुरी थी। ठीक है, मींस कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस क्वालिटी। सो कौन से ऐसे जो वो सर्विस क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उनकी बात जो वो हम अभी करने चाह रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है दैट इज रिलायबिलिटी, देन दूसरा फैक्टर है रिस्पॉन्सिवनेस, तीसरा फैक्टर है जी अश्योरेंस, द फोर्थ फैक्टर इज एम्पैथी एंड द फिफ्थ वन इज टेंजिबल्स। ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं या ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेसिस पे, जिनको इम्प्रूव करके आप जो वो सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सबसे पहला फैक्टर है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? इट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज प्रॉमिस्ड। जैसे हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात कर रहे थे इसकी रिलायबिलिटी की, मींस यू कैन रिलाई ऑन इट। अगर प्रोडक्ट सेक्टर की एग्जांपल ली जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखिएगा होंडा 70 की अगर हम एग्जांपल ले लें या होंडा 125 की एग्जांपल ले लें बाइक्स के अंदर, तो आप होंडा ही क्यों परचेज करते हैं जबकि मार्केट में आपको 40,000 की रेंज के अंदर चाइना की कितनी सारी कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड है, रोड प्रिंस है, हीरो होंडा है और कई सारी कंपनीज हैं जिनकी आपको बाइक जो वो 40,000 की प्राइस रेंज के अंदर मिल जाती है। लेकिन होंडा के लिए आपने 85,000 जो वो पे किया होंडा 70 के लिए, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी फैक्टर, कि आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने प्रॉमिस किया है वैसा वो डिलीवर भी कर रहे हैं। मींस या आप जो वो सफर करना चाह रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए उसे जो वो यूज कर रहे हैं, तो आपका वो जो बेसिक प्राइमरी पर्पस है वो फुलफिल होगा। सो रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज प्रॉमिस्ड। सर्विसेज के अंदर अगर जो वो हम इसकी एग्जांपल लें तो सर्विसेज के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी इंटरनेट सर्विसेज हैं, आपकी एयरलाइन सर्विसेज हैं, आपकी होटल सर्विसेज हैं। सो फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्विसेज के अंदर आपसे प्रॉमिस किया गया था कि जी 1 MB जो वो हम आपको स्पीड देंगे। अगर आपकी 1 MB स्पीड आ रही है तो इट मीन्स आप जो वो उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, कंपनी ने जो प्रॉमिस किया वैसा वो डिलीवर भी कर रहे हैं। सो रिलायबिलिटी का ताल्लुक प्रॉमिस के साथ है और परफॉर्मेंस के साथ है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज प्रॉमिस्ड, जैसे प्रॉमिस किया गया था वैसे जो वो प्रोवाइड भी किया जा रहा है। सो इसको मजीद अगर एक्सप्लोर करें तो इट इज बेसिकली डिपेंडेबिलिटी इन हैंडलिंग कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स, कि आपने जो वो कस्टमर सर्विस प्रॉब्लम्स को भी जो वो हैंडल करना है। फिर इसी तरह से परफॉर्मिंग सर्विसेज राइट द फर्स्ट टाइम, आपने पहली दफा ही जो वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि जब प्रॉब्लम आएगा तो फिर सॉल्व करेंगे आप, सर्विसेज के अंदर आपको मसला आ गया है तो फिर दूसरी दफा आप जो वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, नहीं। रिलायबिलिटी क्या है कि आप पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, हर बार जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी ही सर्विसेज आपको मिल रही हैं। सो इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का एक फैक्टर आपको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म के अंदर समझाने के लिए बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। अगर कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस है तो आप रिलाई कर सकते हैं उसके ऊपर। मींस
कि जब भी आपने फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, आप कितने सारे फूड रेस्टोरेंट्स हैं जिनको आप लाइक करते हैं, आप जैसा टेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपको हर दफा वैसा ही मिलता है, सो फिर आप उसके ऊपर रिलाय भी कर रहे होते हैं, ठीक है, उस यूनिक टेस्ट के लिए। इसी तरह से सर्विसेज के अंदर भी इसको जो वो कंसिडर किया जा सकता है। सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट द प्रॉमिस्ड टाइम, ये भी बड़ा जरूरी है कि जो टाइम बेसिकली आपने कस्टमर को दिया था या जिस टाइम के अंदर आपकी डिलीवरी ड्यू थी, उसी टाइम के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर आपने डिलीवरी दी है, ठीक है, और राइट टाइम और राइट सर्विसेज, ठीक है, ये दोनों जो वो चीजें जरूरी है। एंड द लास्ट फैक्टर इज मेंटेनिंग एरर फ्री रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं कन्फॉर्मेंस क्वालिटी। एरर फ्री रिकॉर्ड्स को बोलते हैं कन्फॉर्मेंस क्वालिटी, कि आपने जो वो कन्फॉर्मेंस मींस कस्टमर को कंसिस्टेंटली जो वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तब जाके आप एरर फ्री रिकॉर्ड्स जो वो क्रिएट कर सकेंगे या फिर कन्फॉर्मेंस क्वालिटी को अश्योर कर सकेंगे। सो रिलायबिलिटी इज ओवरऑल बेसिकली प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज प्रॉमिस्ड, or you can say maintaining error free records or providing services at the promised time and performing services at right services even at the first time, ठीक है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जब भी आप सर्विसेज बाय करने के लिए गए तो आपको वैसी ही सर्विसेज मिली जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो देन आप रिलाय कर सकते हैं। सो ओवरऑल रिलायबिलिटी इसको, इस फैक्टर को बोला जाएगा। Then the second factor in service quality attributes, that is responsiveness. Responsiveness क्या है? ये basically जो सर्वैक्वल आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, this is basically scale. किस चीज का स्केल है? To measure service quality. अब पहला उसके अंदर स्केल रिलायबिलिटी का फैक्टर था, दूसरा फैक्टर है रिस्पॉन्सिवनेस का। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है कि as we discussed in last lecture that keeping customers informed as to when services will be performed means कि आप जो वो कस्टमर को प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप जो वो विलिंगनेस टू हेल्प द कस्टमर्स शो कर रहे हैं, मींस यू आर शोइंग विलिंगनेस टू हेल्प द कस्टमर्स, दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस, मींस आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं प्रॉपरली टाइम के ऊपर, आप जो वो कस्टमर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। Respond करना is basically the factor of responsiveness. So keeping customers informed as to when services will be performed. पहली चीज कि उनको आपने properly टाइम के बारे में inform करना है कि कब आपको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। Then इसी तरह से prompt services to customers means कि at right time उनको जो है वो आपने respond करना है फौरी तौर पे ऊपर। Then willingness to help the customers, जैसे आप सरकारी ऑफिसेज के अंदर देखते हैं, they are not willing to offer their services, वहां पे आपको जो वो प्रोसीजर्स के अंदर डाल दिया जाता है, आपको जो वो लंबे खातों के अंदर जो वो डाल दिया जाता है कि ताकि सर्विसेज प्रोवाइड ना की जाए। बेसिकली वो क्या है? दिस इज बेसिकली द एटीट्यूड ऑफ नॉन विलिंगनेस, कि वो नॉन विलिंगनेस शो कर रहे होते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो आपको विलिंगनेस का फैक्टर जो वो शो होगा कि आप दे आर विलिंग टू हेल्प द कस्टमर्स। देन इसी तरह से रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड द कस्टमर्स रिक्वेस्ट, कि आप जो वो हर वक्त रेडी फॉर्म के अंदर हैं, आपकी अपनी तैयारी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट है। सो इस वाले फैक्टर को आप बोलेंगे रिस्पॉन्सिवनेस फैक्टर। सो पहला फैक्टर हमने रिलायबिलिटी का डिस्कस किया, देन रिस्पॉन्सिवनेस मीन रिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्ली टुवर्ड्स द कस्टमर्स। एंड द थर्ड फैक्टर इज एश्योरेंस। एश्योरेंस मींस एम्प्लॉइज who instill confidence in customers, means बेसिकली जहां पे जो एम्प्लॉयज हैं they are basically knowledgeable and they are answering to the customers questions, they are basically helping the customers, they are assuring the customer को ensure कर रहे हैं या इतने empowered हैं एम्प्लॉयज कि वो कस्टमर्स के लिए जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सके, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। So, इस फैक्टर को बोला जाएगा assurance, means implies who instill confidence in customers, making customers feel safe in their transactions। उनको आपने जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसमें कस्टमर्स को सेफ फील करवाना है। then implies who are consistently courteous, means they are basically ready to help,
या फिर आप ये कह लें कि दे आर एम्पावर्ड, कि वो बेसिकली फैसला कर सकते हैं कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देन एम्प्लॉयज हु हैव द नॉलेज टू आंसर द कस्टमर्स क्वेश्चन, कि कस्टमर्स के क्वेश्चंस को आंसर करने का उनके पास नॉलेज है, उनके पास प्रॉपर ट्रेन्ड एम्प्लॉयज हैं, स्किल्ड हैं, तो इस चीज को बोला जाएगा अश्योरेंस। ठीक है, इसको समझने के लिए हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी वाला फैक्टर जो था, वहां पे आपने जो प्रॉमिस किया है वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करेंगे, उसको रिलायबिलिटी फैक्टर बोलेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस में रिस्पॉन्ड करना है कस्टमर को आपने प्रॉपरली, और अश्योरेंस में आपने कस्टमर को अश्योर करवाना है कि कंपनी आपकी है, हम आपके लिए वर्क कर रहे हैं, हम आपके लिए बैठे हुए हैं, मीन्स कि ओनरशिप फील करवाना कस्टमर को, जिस चीज को बोला जाएगा अश्योरेंस। एंड नेक्स्ट वन इज एम्पैथी। एम्पैथी मींस गिविंग कस्टमर्स इंडिविजुअल अटेंशन, आप कस्टमर को इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी आप ऐसे भी एग्जांपल ले लें कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको इंडिविजुअली जो वो चेक कर रहा होगा। एम्पैथी क्या है कि नेक्स्ट टाइम दूसरी दफा जब आप ट्रीटमेंट के लिए गए, तो आपको वो प्रीवियस रिकॉर्ड खुद से पूछ रहा होता है कि हाँ जी, आपका वो जो मसला था जिसके लिए लास्ट टाइम आप आए थे, फॉर एग्जांपल आपको डायरिया था, या फिर आपको कोई भी स्टोमक पेन थी, या कुछ भी था, वो वाला मसला हल हो गया या नहीं हुआ। सो ये जो वो पूछ रहा है, दिस इज बेसिकली एम्पैथी, मींस इंडिविजुअल केयरिंग, कि जब आप कस्टमर की इंडिविजुअल केयरिंग कर रहे होंगे, या उसका प्रीवियस हिस्ट्री को या रिकॉर्ड को आप जो वो रिकॉल करवा रहे होंगे कस्टमर को, तो उसको बोला जाएगा बेसिकली एम्पैथी। मींस एम्प्लॉयज हु डील विद द कस्टमर इन द केयरिंग फैशन। ठीक है, एंड हैविंग द कस्टमर्स बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट, एम्प्लॉयज हु अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स एंड कन्वीनियंट बिजनेस आवर्स। आप जब उनके लिए फॉर एग्जांपल लेट आवर्स तक बैठ जाते हैं, या उनके लिए आप जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये दिस इज बेसिकली एम्पैथी, कि आप उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वो कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं टू प्रोवाइड द सर्विसेज। एंड द लास्ट फैक्टर इज टेंजिबल्स। टेंजिबल्स क्या है? दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द फिजिकल एनवायरनमेंट, मींस मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं आपके पास, विजुअली अपीलिंग फैसिलिटीज हैं। आप जब आपका कस्टमर आपके पास आए, फिजिकली आपको जो वो देखने के लिए आए, तो वहां पे जो वो एक बड़ा नीट एंड क्लीन जो वो प्रोफेशनल अपीयरेंस वहां पे जो वो नजर आनी चाहिए, वो अट्रैक्ट करे उसको, कस्टमर को अपील करे। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं, बैंकिंग सर्विसेज के अंदर, हालांकि वो भी सर्विसेज ही हैं, लेकिन आप किसी भी बैंक के अंदर चले जाएं, प्रॉपरली आपको 24/7 या जो भी उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, आपको प्रॉपरली कंट्रोल्ड टेम्परेचर वहां पे मिलेगा। मींस गर्मियां हैं तो अंदर जो वो कंप्लीटली जो वो एसी होगा, इसी तरह से आपको सर्व किया जाता है चाय पानी या इसी तरह से कुछ भी। सो दिस इज बेसिकली टेंजिबिलिटी या फिजिकल एनवायरनमेंट के बड़ा अपीलिंग सा, अट्रैक्टिव सा आपने फिजिकल एनवायरनमेंट बनाना है। तो इसी तरह से विजुअली अपीलिंग मटेरियल्स एसोसिएटेड विद द सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड चीजें हैं, उनको आप बड़ा आपने विजुअली, यानी जो दिखने में अच्छा लगे, उसको आप टेंजिबल्स बोलते हैं। सो टेंजिबिलिटी बेसिकली फैक्टर है जिसको आप टच कर सकते हैं, या जो आपको नजर आ रहा होता है। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी। And the last factor of today's lecture is service encounter. इनकाउंटर स्टेज हमने बोला था कि जब कस्टमर के साथ आप इनकाउंटर करते हैं या कस्टमर के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको बेसिकली आप इनकाउंटर स्टेज बोलते हैं। So this is basically moment of truth. Service encounter is basically moment of truth. It occurs anytime the customers interacts with the firm and can potentially be critical in determining customer satisfaction and loyalty. कि इस दौरान जब इंटरेक्शन हो रही होती है आपकी कस्टमर्स के साथ, तब बड़ा जरूरी है कि आपका सर्विस इनकाउंटर बड़ा पॉजिटिवली जो वो उसका मैसेज आना चाहिए। सर्विस इनकाउंटर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिमोट इनकाउंटर्स है। रिमोट इनकाउंटर्स का मतलब क्या है कि आप दूर दराज एरियाज के अंदर मोबाइल इनकाउंटर्स भी आप इनको बोल सकते हैं, कि जहाँ पे कंपनी की फॉर एग्जांपल गाड़ी है या कुछ भी
या ऐसी चीज जहां आप जो वो रिमोटली कस्टमर को जाके एनकाउंटर कर रहे होते हैं। देन इसी तरह फोन के ऊपर आपका इंटरेक्शन हो सकता है कस्टमर के साथ, उसको भी फोन एनकाउंटर बोला जाएगा। देन इसी तरह से फेस टू फेस एनकाउंटर है कि जब कस्टमर फिजिकली आपको खुद से विजिट करे तो उसको फेस टू फेस एनकाउंटर बोला जाएगा। सो ये जो एनकाउंटर्स हैं, दिस इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी। किस चीज की अपॉर्चुनिटी है? टू बिल्ड द ट्रस्ट, कि आपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना है। टू रीइंफोर्स क्वालिटी, के कस्टमर को आपने क्वालिटी इंश्योर करवानी है। एंड टू बिल्ड ब्रांड आइडेंटिटी, आपने ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करनी है इस दौरान, इस एनकाउंटर के दौरान। देन इंक्रीज लॉयल्टी, के कस्टमर को ओनरशिप देके कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके यू हैव टू इंक्रीज लॉयल्टी बेसिकली। सो एनकाउंटर स्टेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमन थीम्स इन क्रिटिकल सर्विस इनकाउंटर रिसर्च, जब हम सर्विस इनकाउंटर की बात करते हैं तो कुछ इन कॉमन थीम्स का भी आपने ख्याल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 तरह के थीम्स हैं। फर्स्ट वन इज रिकवरी, देन अडॉप्टेबिलिटी, देन कोपिंग, देन स्पॉन्टेनिटी। ठीक है। नंबर 1 जो टॉपिक है दैट इज रिकवरी, मींस implies response to service delivery system failure, कि आपने अगर कहीं पे सिस्टम फेलियर आ गया है तो उसको प्रॉपरली रिकवर करना है। जैसे यूजुअली जब कस्टमर इनकाउंटर के लिए जाता है किसी फ्रेंचाइज के ऊपर या किसी बैंक के अंदर या किसी एयरलाइन ऑफिस के अंदर, तो तब वो यूजुअली तब जा रहा होता है जब सिस्टम फेलियर या कोई आपकी सर्विसेज के अंदर क्वालिटी के अंदर कोई मसला आ रहा होता है, तो तब वो जा रहा होता है। सो वहां पे एम्प्लॉय को जो रिस्पॉन्स करना है दैट शुड बी टुवर्ड्स द रिकवरी, कि हम जो वो जो सर्विस डिलीवरी है इसके अंदर हम जो वो इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, या फिर इसको रिकवर किया जा रहा है, या आपका प्रॉब्लम जो वो सॉल्व किया जा रहा है। And the second factor is adoptability, means employee response to customer needs and request, कि आपने उनको अडॉप्ट करना है, उनको ओन करना है। जो कस्टमर की नीड्स और रिक्वेस्ट्स हैं उनको आपने ओन करना है, उनको प्रॉपरली आपने रिस्पॉन्ड करना है। एंड द थर्ड फैक्टर इज कोपिंग, मींस एम्प्लॉयज रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम कस्टमर्स, के जो प्रॉब्लम कस्टमर्स हैं जिनका बार बार प्रॉब्लम आ रहा है उनको भी आपने अंडरस्टैंड करना है, उनको भी आपने कोप करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उस चीज को बोला जाएगा कोप करना। कोप होता है बेसिकली, कोपिंग इज बेसिकली इंटरेक्शन, या आप ये कह लें कि जब आप बॉदर करते हैं किसी की प्रॉब्लम को, ठीक है, सो उसको बोला जाता है कोपिंग। सो रिकवरी इज बेसिकली एम्प्लॉय रिस्पॉन्स टू द सर्विस डिलीवरी और सिस्टम फेलियर। Then इसी तरह से adaptability means you have to understand the needs of the customers and requests of the customers. Then coping is basically solving the problems of the customers, के आपने जो employee का response है towards the problem customers, उनके problems को आपने solve करना है। Then last factor is spontaneity, means unpromoted and unsolicited implies actions and attitudes, के आपने जो उसी वक्त, जो इससे पहले प्रेसिडेंट नहीं है, जिससे पहले रूल्स नहीं बने हुए, आपने स्पॉन्टेनिटी यानी ऑन ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए उसी वक्त जो रिस्पॉन्ड करना है उसको स्पॉन्टेनियस बोला जाएगा या स्पॉन्टेनिटी बोला जाएगा। सो दीज आर कॉमन थीम्स इन क्रिटिकल सर्विस इनकाउंटर रिसर्च, के इनको आपने यूजुअली देखना है, ऑब्जर्व करना है। सो सर्विस इनकाउंटर इज बेसिकली ओवरऑल अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको आप याद रखने के लिए ये चीज ध्यान में रखिएगा, दिस इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, कि जिसके दौरान बेसिकली आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एंड इट इज बेसिकली द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द ट्रस्ट, टू रीइंफोर्स द क्वालिटी, टू बिल्ड द ब्रांड आइडेंटिटी एंड टू इंक्रीज द लॉयल्टी। ये जो फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल रिकवरी, अडॉप्टेबिलिटी, कोपिंग, स्पॉन्टेनिटी, इन चीजों को आपने जो वो क्या इनके अंदर करना है, मींस कौन से डूज हैं एंड कौन से डोंट्स हैं, कि इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। उस चीज के ऊपर हम जो वो अभी बात कर रहे हैं कि कौन सी चीजें हमने करनी है और कौन सी हमने नहीं करनी। सो इस चीज का हम ख्याल करेंगे। सो डूज कौन से हैं? फॉर एग्जांपल इन रिकवरी you have to acknowledge the problems, आपको problems को acknowledge करना है। देन इसी तरह से you have to explain causes,
आपको कॉजेस को जो वो एक्सप्लेन करना है, देन यू हैव टू अपोलोजाइज इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। आपके एंड पे प्रॉब्लम है तो आपने कंपनी कस्टमर्स को अपोलोजाइज भी करना है, उनको कंपनसेट भी करना है, अपग्रेड भी करना है, एंड यू लेआउट ऑप्शंस भी उनको बताने हैं कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं मीन सोल्यूशन के लिए। सो दीज आर डूज। और रिकवरी के अंदर, रिकवरी थीम के अंदर कौन से डोंट्स हैं, मींस डू नॉट इग्नोर कस्टमर, कस्टमर को इग्नोर मत करें। डू नॉट ब्लेम कस्टमर्स, कस्टमर को ब्लेम मत करें कि आपका ही कसूर है जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसको आपने ब्लेम नहीं करना। देन डू नॉट लीव द कस्टमर टू फेंड फॉर हिम और हर सेल्फ, के कस्टमर जो वो आपको छोड़ ही जाए, उसको अकेले आपने छोड़ना नहीं है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको ओन करना है। देन उसको डाउनग्रेड भी नहीं करना आपने, उस मींस आप उसको नीचा भी नहीं दिखाना। देन डोंट एक्ट एज इफ नथिंग इज रॉन्ग, कि कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा भी आपने एक्ट नहीं करना। आपने जो है वो उसको अपोलोजेटिक रवैये के अंदर आपने उसकी प्रॉब्लम को जो है वो सुनना है और अंडरस्टैंड करना है। देन अडॉप्टेबिलिटी क्या है, इसके अंदर डूज कौन सा, मींस यू हैव टू रिकॉग्नाइज द सीरियसनेस ऑफ द नीड। आपने जैसे अडॉप्टेबिलिटी के अंदर हमने बात की थी कि नीड्स और रिक्वेस्ट को हमने अंडरस्टैंड करना है, सो आपने उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना है, रिकॉग्नाइज करना है, देन एक्नॉलेज करना है, आपने एंटीसिपेट करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट टू अकोमोडेट, आपने जो है वो उसको अकोमोडेट करना है। देन एक्सप्लेन रूल्स एंड पॉलिसी टुवर्ड्स द कस्टमर्स, कि आपने उसको रूल्स और पॉलिसीज बतानी है। देन यू हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द कस्टमर्स एंड exert effort to accommodate, तो वहां पे अपनी एफर्ट शो करें उसको अकोमोडेट करने के लिए। एंड इसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी के अंदर डोंट्स क्या है, डू नॉट प्रॉमिस देन फेल टू फॉलो थॉरो, मींस कैसा प्रॉमिस ना करें जिसको आप फुलफिल ना कर सकें। देन डू नॉट इग्नोर, कस्टमर को इग्नोर भी मत करें। एंड डू नॉट शो अनविलिंगनेस टू ट्राई, कि ऐसा बिहेवियर भी मत शो करें जो अनविलिंगनेस शो करे कि हम ट्राई नहीं करेंगे। डो नॉट एम्बैरस द कस्टमर्स, डो नॉट लॉफ एट द कस्टमर्स, उनके ऊपर आपने हंसना भी नहीं है। डोंट अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड भी नहीं करना। यूजुअली हमारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स के अंदर यही चीजें अगर आप कॉमनली देखें तो यही चीजें बेसिकली हो रही होती हैं जो डोंट्स के अंदर यहाँ पे लिखी हुई हैं। मींस ऐसा हमने नहीं करना, अगर इससे हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगी। देन स्पॉन्टेनिटी क्या है, डू टेक टाइम, इसके अंदर डूज क्या है कि आपने टाइम लेना है प्रॉपरली, बी अटेंटिव, एंटिसिपेट नीड्स, प्रॉपरली लिसन करें कस्टमर्स को और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इवन अगर नहीं भी पूछी गई तब भी आप जो वो उनको प्रोवाइड करें। देन इसी तरह से कस्टमर्स को फेयरली ट्रीट करें और एम्पैथी शो करें। मींस एम्पैथी क्या थी, अब आपको साथ साथ चीजें रिवाइज भी क्या करें। एम्पैथी क्या थी कि यू आर विलिंग टू हेल्प द कस्टमर इंडिविजुअली, ठीक है, उनको इंडिविजुअल केयर के साथ आप जो वो सर्व करने जा रहे हैं, दैट इज एम्पैथी। तो ये चीजें आपने करनी है। कौन सी नहीं करनी, एग्जिबिट इम्पेशेंस, मींस डू नॉट एग्जिबिट इम्पेशेंस, के इम्पेशेंस आपने एग्जिबिट नहीं करनी। डू नॉट इग्नोर, डोंट येल, डोंट लॉफ, डोंट स्वेयर, डू नॉट स्टील फ्रॉम और चीट अ कस्टमर, आप कस्टमर को चीट भी ना करें। डोंट डिस्क्रिमिनेट, उसको डिस्क्रिमिनेट भी ना करें। डू नॉट ट्रीट इम्पर्सनली, उसको जो वो ऐसा फील ना हो कि मुझे पर्सनली जो वो ट्रीट नहीं किया जा रहा। सो उन चीजों को आपने करना है। और कोपिंग के अंदर क्या है कि डू लिसन, उनको प्रॉपरली सुने, डू ट्राई टू अकोमोडेट, डू एक्सप्लेन एंड डू लेट गो ऑफ द कस्टमर, उसको प्रॉपरली जो वो सुने, उसको अकोमोडेट करें, उसको एक्सप्लेन करें। और डोंट के अंदर क्या है, डोंट टेक कस्टमर्स डिससेटिस्फैक्शन पर्सनली, कि उसको डिससेटिस्फैक्शन फील ना होने दें। डोंट लेट कस्टमर्स डिससेटिस्फैक्शन अफेक्ट अदर, क्योंकि अगर एक कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा तो वो कई और लोगों को भी डिससेटिस्फाई करेगा। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। सो दिस इज बेसिकली द एविडेंस ऑफ सर्विस फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, के क्योंकि आपने ये जो लास्ट 3 पीस ऑफ पढ़ी थी, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स के अंदर पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, उन चीजों के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये एविडेंस जो वो आपके सामने है। दिस इज बेसिकली एविडेंस ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, के कौन कौन सी चीजें इन 3 चीजों के अंदर आती हैं, इनके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। इसको अगर मैं सम अप करूं तो हम ये कह सकते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा है कि
बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस क्वालिटी के बारे में पढ़ा है, मींस कि हाउ वी कैन असेस और जज द सर्विस क्वालिटी, किन चीजों के ऊपर है, आउटकम क्वालिटी, इंटरेक्शन क्वालिटी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट क्वालिटी। देन इसी तरह से हमने सर्विस क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात की आज के लेक्चर के अंदर, और फिर हमने कुछ सर्विस इनकाउंटर थीम्स की बात की आज के लेक्चर में कि इसके उसको फिर हम डूज और डोंट्स के ज़मरे में हमने देखा कि क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है। सो इन चीज़ों को आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया।